हाँ भाई, सारे सज्जाद अली के फैन प्रोग्राम देख रहे हैं? डूबा तो नहीं हूँ, बड़ी शायरी कर ली फेसबुक पर, बहुत शायरी की, बड़े पोस्ट लगाए, डूब गया कराची, डूब गया, मुंह भर भर जितनी गालियां दे सकते थे सिविल इंतज़ामिया को भी दे दी, औरों को भी दे दी जिनका नाम मैं टीवी पर ले नहीं सकता, है ना। अपने दिल का जितना जोश था, जो भड़ास थी, सारी निकाल दी। हाँ, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा है, वगैरह 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 वगैरह। हाँ, तैराकी के मुकाबले भी करवा दिए, कश्ती रानी के मुकाबले भी करवा दिए, ओलंपिक्स वालों को शर्म भी दिला दी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी लिखवा दिया। मुबारक हो भाई आप सब लोगों को। लेकिन अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? सियासी तौर पर कहते हैं मुतारिक केस कर देंगे, केस कर नहीं छोड़ेंगे, केस कर देंगे, डीएचए और सीबीसी में केस कर देंगे। कर दो केस, क्या उखाड़ लोगे केस करके? अच्छा, केस करके करोगे क्या? हासिल क्या करोगे? हम उनको मजबूर करेंगे कि वो सड़कें बनाएं, गटर बनाएं। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। मजबूर क्या करोगे? मजबूर क्या करोगे? सिविल इंतजामिया को देख लें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक सरकारी अफसर अगले दिन मिले तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या तैयारी? कहने लगे कि मैं खुद जो हूँ सिटी गवर्नमेंट में लगा हुआ था, मुझे ओहदा दिया, बोला डिजास्टर मैनेजमेंट करो। कहने लगे मैं गाड़ियां देखने के लिए गया, एक भी गाड़ी काम नहीं कर रही थी। बोले एक डंपर था तो उसका पता किया ये डंपर है इसलिए ताकि कल किला ये कचरा वचरा निकाला जा सके और डिजास्टर मैनेजमेंट हो सके। तो मैंने कहा वो डंपर तो चल रहा था, कहते हैं उसे बकरी वाली गाड़ी कहते हैं। सरकारी इंतजामिया बकर ईद पर बकरे खरीदने के लिए अंदरून भेजती है, बकरे भर के आते हैं। मैं हंस नहीं रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, देख रहे हैं मेरी तरफ। दिस नॉट जोक। हर चीज को मजाक समझ लेते हो, संजीदा हो जाओ। शहर का ऐसा हाल कर दिया, फिर रोने रो रहे हो, टसवे बहा रहे हो, आंसू बहा रहे हो, सारे लोग तुम्हें दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो कि इसकी वजह से हुआ है। पीटीआई वाले एमएनए कहां हैं? गवर्नर गायब है, सदर गायब है, वो गायब है, ये गायब है, हैं? पीपल पार्टी वाले जिम्मेदार हैं, साईं सरकार ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अपनों ने हमारे लिए, अपनों ने कोई काम नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। आजम सरवर्दी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाएं। वैसे तो प्रोग्रामों के अंदर मईशत के ऊपर बात करने के लिए मदऊ करते हैं, आज बड़ी सारी किताबें वगैरह लेकर आ गए जनाब। ये तो आजम साहब किस चीज़ के लिए लाए हैं किताबें? किताबों की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं होती, मैंने छोड़ दी किताबें पढ़ना। ये क्या लाए हैं आप, मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया अली। बेसिकली ये वो जो बात आपने इंट्रो के अंदर करी है कि आवाम को ये बताना है कि आवाम के पास जो शऊर आवाम को नहीं दिया गया इस 5-6 सालों के अंदर स्पेशली, और जिस तरह से वो तकलीफ से और कर्ब से गुजरे हैं, तो आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रोना रोते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिल रहा। फिर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को पैसा देती है तो वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो पैसा जो है वो परसेंटेज के हिसाब से कम मिल रहा है। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास जब आप लोकल गवर्नमेंट के पास आते हैं तो मेयर का सुनते सुनते लोग थक गए 2016 से लेके 2020 तक। वो कह रहे हैं मैंने खत लिखे, किसी खत का जवाब नहीं दिया, खत का आंसू आ गए आंखों में, आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा मैंने कितने खत लिखे, किसी ने जवाब नहीं दिया। बेसिकली आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दिया होगा, मैं मानता हूं उसके बाद, क्योंकि जवाब देने के लिए क्रिएटिविटी होना जरूरी है ना, इंसान का किरदार होना जरूरी है। अगर किरदार होगा और आपको जो पैसे दिए गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, अगर आपने वो पैसे सही इस्तेमाल किए हैं और नजर आ रहा होता है सबको, प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी नजर आ रहा होता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी नजर आ रहा होता है, जो मुल्क चला रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि आप जो खत लिख रहे हैं उस खत का मकसद क्या है। वो आप पैसा अपने लिए मांग रहे हैं, वो रिसोर्सेज आप अपनी इस्तेमाल के लिए मांग रहे हैं, अपने बंगले और प्लॉट खरीदने के लिए मांग रहे हैं, या आवाम की तकलीफ और दर्द के लिए मांग रहे हैं। अगर ये उनको ये अंदाजा हो कि आप आवाम की तकलीफ और दर्द के लिए वो पैसा मांग रहे हैं तो डेफिनेटली वो खत का जवाब देंगे। हम खत लिखेंगे हमें जवाब मिलेगा ना, आप खत लिखेंगे आपको जवाब मिलेगा। इंसान की क्रिएटिविटी और किरदार के ऊपर जवाब मिलता है। पैसे मिलते हैं, तनख्वाहों में पूरे नहीं होते। बिल्कुल गलत बोलते हैं। मैं मानता हूं कि पिछले मेयर्स के मुकाबले में इस मेयर के इख्तियारात कम थे, वसाइल कम थे, पैसा कम था। लेकिन सबसे बड़ा झूठा है इस पाकिस्तान के अंदर जो बोलता है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, पाकिस्तान के पास हालात नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस तरह हर तमाम चीज़ों से नवाजा है, इन हालात के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा है। आप KMC की बात कर लीजिए, 16,931 एम्प्लॉइज़ हैं खाली अली KMC के अंदर। 28 अरब रुपए की सिर्फ तनख्वाह और पेंशन के अंदर पैसे इस्तेमाल किए गए हैं 4 साल के
अंदर 21 अरब रुपए जो है वो मेयर को मिले हैं, मेयर ने इस्तेमाल किए हैं। एडीबी की मद के अंदर 14.25 अरब रुपए मेयर को मिले हैं। आप मुझे बताइए कि अपनी केएमसी की जो कमाई है सिर्फ 4.25 अरब रुपए की कमाई है। अगर मेयर को इतनी तकलीफ थी, अगर वो कहता है कि सिंध गवर्नमेंट उसका हाथ नहीं बढ़ाती है, उसकी मदद नहीं करती है, उसके काम नहीं आती है, तो अगर आप इतने ज़्यादा बाशऊर थे, इतने ज़्यादा काबिल थे, तो आप केएमसी के पास 28 इदारे केएमसी के अंडर में आते हैं अली साहब, 28 इदारे, वहां से वसाइल जनरेट वहां कर से लेते हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक लें, फिर वापस आते हैं, फिर आप वो जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये कागज़ों के, दस्तावेज़ों के परिंदे बहुत सारे लेकर आए हैं। बोल रहे हैं आज मैं नंबरों से मात दूंगा। अच्छा जनाब आज़म सोहवर्दी साहब, बताएं कैसे मात देंगे आप मुझे नंबरों से? और जो बहुत सारे लोग हैं माजी के अंदर वो कहते हैं कि जनाब हमें मौका नहीं मिला, आप कह रहे फंड मिले हैं, इस्तेमाल सही नहीं हुए, ये कह रहे हैं आप? वजाहत कर। मैं बिल्कुल अली यही बात कहना चाह रहा हूँ, और यही बात मैंने आपसे पहले भी अर्ज करी है। आपको मात देना खुदा न खास्ता कोई नहीं, मेरा मतलब मेरा मुझे मात नहीं देना, मेरा किसी से वाबस्तगी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो बेसिकली एक पार्टी नहीं है। बात है कि हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो ये रोनर होते हैं शहर के अंदर, कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास कायम करने के लिए वसाइल नहीं है। हमें जो है वो जो आपने अभी ड्रामेबाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक 4-5 दिन पहले देखी, जिसके अंदर किताबें उठा के फेंकी गई हैं। नो नॉट ड्रामा, संजीदा। हाँ, संजीदा, संजीदगी में वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप वही समझते हैं कि इस दहाई के अंदर भी इतनी बाशऊर कौम होने के बाद भी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव होने के बाद भी, दुनिया की इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी, अगर वो इस तरह के बेवकूफ़ किस्म के स्टैंड लेंगे और लोग उनकी बातों में आ जाएंगे, लोग उनके झांसे में आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं समझता हूँ। और ना ही ऐसा होगा और ना ही ऐसा होना चाहिए। अब लोगों को सिर्फ ये बताना है, फैक्ट्स देने लोगों को बेसिकली, कि आपके पास मेयर के इख्तियारात के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, चंद लम्हात के लिए आपको रोकूंगा। यहाँ पर रेहान हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अहम जो ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, उसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन भी रहे हैं। तो रेहान हाशमी साहब को वेलकम करता हूँ। इनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से। सर, गुफ्तगू हो रही है, बात ये हो रही है, यहाँ पर आज़म खान साहब भी हैं जो पीएसपी से जिनकी वाबस्तगी है, और हम मुबाहिसा यही कर रहे थे कि वसाइल तो दिए नहीं गए लेकिन पूछ हो गई। अब यह है कि बुनियादी तौर पर क्या रिसोर्सेज कम थी जिसकी वजह से काम नहीं हो सका कराची में, क्या वजह लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पहली चीज तो ये कि एक अरसा दराज के बाद कराची में और पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात हुए, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जमहूरी चैंपियंस ने इंतखाबात कराने में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ये कहती रही कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, कि थर्ड टियर बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। और हमारा कल्चर गालिबन इस तरह का नहीं है कि उसमें पार्लियामेंटेरियंस को मराद देना और डेवलपमेंट के काम की सूरत में मराद देना, उसका कल्चर क्योंकि फरोग पा गया है, तो थर्ड टियर के जरिए काम करवाने के रवादारी नहीं होते। और आज भी आप देखें तो कराची में जो सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने फलाना सड़क बनाई, फलाना सड़क बनाई, तो दूसरा सवाल ये उभर के आता है कि मियां, जब लोकल गवर्नमेंट मौजूद है और मेयर मौजूद है, जिस हालत में भी है, जैसा भी है, तो आपको क्या जरूरत थी बीइंग अ लेजिस्लेटर? आपकी जरूरत नहीं थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। दूसरी चीज ये कि किसी भी शहर को, आपके किसी भी घर को, किसी भी मोहल्ले को कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की जरूरत होती है ना, सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर आप अपने घर की मेंटेनेंस में भी 1-2 महीने का गैप कर देंगे तो वो घर विद द पैसेज ऑफ टाइम खंडर बनता जाएगा। ये इतना बड़ा शहर जिसकी आबादी बेहंगम अंदाज में बढ़ी और उसकी आबादी का 55% से ज्यादा अप्रॉक्सीमेटली कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। इस शहर के 50 साल पहले ये बंजर व बेआबान था शहर। इस शहर को आबाद किया गया और फिर ग्रेजुअली ये एक शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बना। फिर लोगों ने इस पर कब्जे की जंग शुरू की। जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट थे वो सफरिंग करते रहे, उनको स्कैटर्ड भी हुए, टुकड़े टुकड़े में भी बिखर कर संवरने की भी कोशिश करते रहे। और ताहाल अभी ऐसा सिलसिला चल रहा है, अभी तो ये क्योस चलता रहेगा गालिबन। लेकिन जहां तक ये म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात है तो कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि इन रिटर्न क्या मिलता है? क्या प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग की गई? नहीं की गई। अगर सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। आप ओजेटी जो दे रहे हैं वो 20 साल पुरानी मर्दमशुमारी के तनासुब से दे रहे हैं। 20 साल पहले 5 लोगों की आबादी थी बिलफर्ज, आज वहां पर 500 लोग हैं। अच्छा, एक लुकमा आपको दे देता हूं। आजम खान साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और ये
अभी मुस्तकिल ये बता रहे थे कि जनाब रिसोर्सेज मौजूद थी, उनको यूटिलाइज नहीं किया सही से, फंड मिले हैं लेकिन फंड को सही से इस्तेमाल नहीं किया। इस सवाल का जवाब दें आप इनको, फिर हम मैं तो सिंपल आपसे कह रहा हूँ कि शुमारियात का मवाजना किया जाता है ना, हम लॉजिक्स की बुनियाद पर, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आजम साहब भी बैठे हुए, तो हम लॉजिक्स की बुनियाद पर करेंगे। माजी में मेयर के पास, अच्छा म्यूनिसिपैलिटी के पास कौन कौन से इख्तियारात होने चाहिए, अथॉरिटी क्या होनी चाहिए आर्टिकल 148 के मुताबिक। अच्छा, हम एडवांस कंट्रीज के लिहाज से मवाजना नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के माजी के मेयर के साथ ही मवाजना कर लेते हैं। क्या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था? नहीं था। क्या बिल्डिंग कंट्रोल था? नहीं था। एलडीए था? नहीं था। एमडीए था? नहीं था। केडीए था? नहीं था। सॉलिड वेस्ट तक नहीं था। मास्टर प्लान नहीं था। ये तमाम बुनियादी बल्दियाती इदारे, ये इदारे नहीं थे मेयर के पास। यानी कि मेयर गटर बह रहा है, गालियां सुन रहा है मेयर, उस गटर के बहने से रोड बर्बाद हो रही है, सुन रहा है बल्दियाती नुमाइंदा। अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदा किसी का भी हो, देखें हम सिस्टम की। अच्छा रियान साहब, आप हमारे साथ रहें, ये आपने बड़ी अहम बात की है, इस पर मैं आजम साहब से इनकी राय लेता हूं। आजम साहब देखें, उन्होंने बताया कि जितने झैली इदारे हैं हमारे यहाँ बल्दियात के, वो तो मेयर के अंडर में नहीं आ रहे, जिसमें वाटर बोर्ड भी शामिल है, क्योंकि उसमें वाटर एंड स्वेज दोनों शामिल किया हुआ, निकासी का काफ़ी हद तक निज़ाम उनके हाथ में। तो फिर वो कह रहे हैं कि ब्लेम आप कैसे बल्दियाती निज़ाम पर या बल्दियाती इदारों पर या फिर बल्दियाती नुमाइंदों पर डाल सकते हैं? क्या राय देते हैं? देखिए, बात यह कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, ये जो इल्ज़ामात हैं ये आपने लगा दिए, मैं रियान साहब को थोड़ी सी और नंबर दे दूँ। ऑक्ट्राई 1999 के अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया था। उसके बाद जब आपके मेयर आए, उन्होंने भी इस बात को नहीं उठाया। उसकी जगह पे जो ओजीटी की बात कर रहे हैं, ये ओजीटी की मद में जो ग्रांट मिलती है आपको, वो मिल रही है, परसेंटेज उसका कम है, नंबर्स ऑफ जो उसका अमाउंट होनी चाहिए वो कम है, लेकिन वो आपको मिलती है। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल ये है मेरा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि जी लोगों ने इंक्रोचमेंट की, लोग जो पुराने लोग रहते थे वो आगे आबाद हो गए, उन्होंने ये तमाम चीज़ें करी। आपने सर जो 4 साल लगाए, 4 साल में आपने कितनी इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया, आपने कितने वसाइल को अपना इस्तेमाल किया? मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि भाई आप केएमसी की मिसाल ले लेना। आप ये कह रहे हैं कि मेयर के पास केएमसी के अलावा और कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। डीएमसीज का 67% का जो शेयर है वो डीएमसीज को मिलता है। 33% का आज भी जो हिस्सा है एनएफसी के बाद जो पैसे सिंध सूबे को मिलते हैं, सिंध को जो पैसे मिलते हैं एनएफसी के अंदर वो 24.55% की मदद से मिलते हैं। 600 से 700 अरब रुपए एनएफसी के अंदर सीएम सिंध को हर साल मिल रहे हैं। 150 अरब रुपए सिंध रेवेन्यू बोर्ड से वो कमाता है। 800 से 850 अरब रुपए की कमाई जो है वो सीएम सिंध की है बगैर कुछ किए हुए। उसके बाद वो 75 से 80 अरब रुपए हर साल मेयर को दे रहा है। वो अगर भाई मेयर को वो दे रहा है और 33% वो केएमसी के अंडर में वो पैसे आ रहे हैं, तो केएमसी की अपनी कमाई 5.25 अरब रुपए, एडीपी के अंदर आपको 14.25 अरब रुपए मिले। आप ही बता दीजिए सर कि तमाम पैसे मिलने के बाद जो 21 अरब रुपए आपको मिले, 21 अरब रुपए का आपने क्या किया? आप कुछ तो कर सकते थे ना। आप अगर 2-2 लाख रुपए के, इस तरह से डीएमसी है भाई, आपके पास 6 डीएमसीज के अंदर 4 डीएमसीज एमक्यूएम के पास हैं इस वक्त। हर डीएमसी को महीने के तौर पे उसके चेयरमैन को 5 लाख रुपए मिलते हैं, साल के 60 लाख रुपए मिलते हैं, 4 साल के उसको 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। पूरी एमक्यूएम के 4 डीएमसीज के चेयरमैन को 3 अरब और 12 करोड़ रुपए मिले 4 साल के अंदर। सर मुझे 2-2 लाख रुपए के कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए, 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बता दीजिए, 12 लाख का बता दीजिए, आप काम तो बता दीजिए ना सर। आप इल्जाम हम भी लगाते हैं, आप भी इल्जाम लगा रहे हैं, चले हम मान लेते हैं, आप नंबर से बात कर लीजिए। रियान हाशमी साहब, इन्होंने एक तवील जो है फहरिस्त बयान की। मैं यकी बात जिगरे बता देता हूँ ना। जी जी बता। ठीक है, मालूमात की कमी बड़ी खतरनाक होती है ना, और खासतौर पर क्रेडिबल चैनल पे बैठकर मैं कोई चीज नहीं कर रहा, इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ ना उसको, और रीचेक करने की भी ऑफर दे रहा हूँ आपको। इन्होंने खुद एडमिट किया कि ओजेटी पुरानी शरह से मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पहले जो ओजेटी मिलती थी 5 अफराद की तादाद के लिहाज से लट से मिलती थी, आज भी उसी तादाद से मिल रही है, लेकिन आबादी 500 की हो गई। तो आप कैसे 5 लोगों का खाना 500 को खिला सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। इसी तरह 5 अफराद के लिए बिछाई गई सेवरेज लाइन में आज 500 लोगों का सेवरेज का निजाम कैसे संभालेगा? वो तो सड़क पर आएगा। पहली चीज तो होगी। फिर दूसरी चीज डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, हम एक दूसरे को और आप कराची के नुमाइंदों को नाअहल पूरे पाकिस्तान में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह कराची का इमेज कराची वालों ही नहीं खराब किया, पर्ची, भत्ता, फलाना ढिमकाना, उससे क्या हुआ? आज कराची का कोई भी आदमी जाके जरा खड़ा हो, उसको किस नाम से पुकारा जाएगा पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में? तो हम ये बात नहीं देखते कि हम ये अपना मजाक बना रहे होते हैं ना। बात ये करनी चाहिए कि इतने कम वसाइल में इस निज़ाम को धक्का देकर कैसे चला लिया गया। जब दूसरी जानिब ये बात एक्सेप्ट की जा रही है कि जनाब पुराने तनासुब से दिया जा रहा है,
तो पुराना तनासुब तो नाजायज है। हमें बात करनी चाहिए इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कि जनाब ये तो नाजायज किया जा रहा है, और मैं इनके सरबराह करते रहे हैं ये बात, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आवाज बुलंद करते रहे हैं और करते रहना चाहिए हमें। दूसरी चीज ये फिर फैक्चुअल बात, देखिए यूसी चेयरमैन के बजाय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का नाम ले दिया। वो यूसी चेयरमैन को मिलते हैं 5 लाख रुपए करके, जिसमें मेरा ख्याल है 3.5 लाख रुपए तनख्वाहों पे चला जाता है। और खास तौर पर जब OZT है, सवाल ये करना चाहिए हमें कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग क्यों नहीं की कॉल की जा रही। फिर ये भी कहा कि सीएम को मिलते हैं, तो भाई सीएम से पूछा जाए ना, सीएम क्यों नहीं देता, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग क्यों नहीं करते सीएम, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं करती। ये हम जानते हैं, इसका सवाल लेते हैं, सवाल का जवाब लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ रहिएगा, आजम खान साहब से फिर हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले रेहान हाशमी साहब हमें बता रहे थे कि जनाबे वाला डिस्क्रिमिनेशन रही है इस हिसाब से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक से नहीं हुए, और उन्होंने अपनी मंतक भी बयान की है। साथ साथ उन्होंने क्राइसिस का नेचर भी बताया है, ये जो डिबैकल हुआ है ज़ाहिर बात है उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताया है, और खालिसतन ये भी बताया कि बल्दियाती इदारों को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे इदारे उनके मातहत नहीं। आज़म खान साहब अब बुनियादी तौर पे वो बता रहे हैं कि आप हिसाब ले लें, और वो हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे हमें ना तो इख्तियारात दिए गए हैं, ना ज़ैली इदारे हमारे पास हैं, और ना सही से वसाइल की तकसीम की गई है। तो उन्होंने तो अपना एक अलहदा से दुखड़ा गम या जो भी उनका मसला है वो उन्होंने बयान कर दिया। बेसिकली वो तो कह रहे हैं कि हम खुद इफ़ेक्टेड पार्टी हैं, हमें ब्लेम क्यों कर रहे हैं। आज़म साहब आप बताएं क्या कहते हैं? अगर इफेक्टेड पार्टी हैं और ब्लेम ना करें उनको, तो फिर आप बताइए ना कि रिजाइन दे देना चाहिए था। फिर ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले ड्रामेबाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये दुखड़े रोने का ये कोई टाइम नहीं था। 4 साल पूरे करने के बाद जब सारे फंड इस्तेमाल कर लिए, सारे रिसोर्सेज जितने ही मिले हुए थे वो इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद फिर आपने दुनिया को बताना शुरू कर दिया। ये अभी का नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान के अंदर, जब से सियासत हो रही है, डेमोक्रेसी जब भी पाकिस्तान के अंदर आती है, बल्दियाती निज़ाम बनने के बाद 1979 के बाद आज से आज तक, हर जाने वाला मुस्तफ़ा कमाल के अलावा हर जाने वाले ने रोना रो रहा है अपना, चाहे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट में जा रहा हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में जा रहा हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में जा रहा हो। जैसे ही हुकूमत ख़त्म करनी होती है 5 दिन पहले वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर जब तक वो अपोजिशन के अंदर होते हैं वो उसका रोना रोते रहते हैं कि जी हमारे पास अख्तियारात नहीं थे। इसी तरीके से फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के दोबारा से वोट लेने के लिए जाते हैं, फिर एक सूबे का नारा लगा देते हैं या कोई और एक ऐसी लाइन दे देते हैं लोगों को ताकि लोग उसके अंदर एंगेज हो जाएं। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ रियान साहब से ये था कि ठीक है जी, अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे, रियान साहब ने मेरा ख्याल है शायद शुरू का प्रोग्राम सुना नहीं, सबसे पहले बैठते ही मैंने कहा, ये बात कही कि मैं मानता हूं कि जी मेयर के पास वो इख्तियारात नहीं थे जो पिछले मेयर के पास थे, लेकिन जितने इख्तियारात थे, इख्तियारात तो थे ना आपके पास। अगर इख्तियारात नहीं थे तो आपको पहले दिन रिजाइन दे देना चाहिए था। जब 30 अगस्त को आगे आपने ज्वाइन किया था जेल से मेयर साहब ने, तो आपको पहली तारीख को जो रिजाइन दे देना चाहिए था। 5 तारीख को दे देते, 10 को दे देते, 1 महीने के बाद दे देते, 3 महीने के बाद दे देते, 1 साल के बाद दे देते, 2 साल के बाद दे देते कि सर मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मुझे कोई करप्शन नहीं करनी है, मुझे अपने घर पे पैसे लेके नहीं जाने, मुझे इस आवाम के लिए खिदमत करनी है, मुझे आप डिपार्टमेंट्स नहीं दे रहे, मुझे आप पैसा नहीं दे रहे हो, मैं ये सिस्टम नहीं चला सकता, खुदा हाफिज, ये रिजाइन मेरा और मैं वापस या तो जेल जा रहा हूँ या मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जब आपने 4 साल इंजॉय कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपके पास इख्तियारात थे, आपके पास पैसा था, आपके पास रिसोर्सेज थे। मैं मानता हूँ कि लिमिटेड थे, लेकिन सर लिमिटेड के अंदर भी तो कोई काम होता है ना, या आप अपने हाथ ऊपर कर लेंगे। दूसरी बात देखिए, OZT की जो मैंने बात की आपसे, अगर आपके पास वो पैसा कम मिल रहा है आपको, आपने कितनी दफा एहतजाज किया, आप कितनी दफा जो है वो प्रेस क्लब के बाहर गए, आपने कितनी दफा रिजाइन दिया, आप कितनी दफा सिंध हुकूमत से लड़े और आपने कहा कि जी अगर ये पैसा हमें नहीं मिलता तो हम ये हुकूमत नहीं चला सकते। हम चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। रेहान हाशमी साहब, ये तो बहुत सारी बातें कह दी, मैं कहूंगा आप भी अपने दिल की भड़ास निकालें, आप भी निकालें अपने दिल की भड़ास। भड़ास की बात नहीं है, बात ये देखें, आर्टिकल 140A के इतलाक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है, हाई कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है। वो तमाम आईनी जमहूरी पुरअमन तरीका जो कि किसी भी मुआशरे में अडॉप्ट किया जाना चाहिए वो हमने अडॉप्ट किया। हमने हर शायद ही कोई प्रोग्राम या कोई फोरम ऐसा हो कि जहाँ पर लबकुशाई नहीं की। मीडिया आप लोगों के तवस्सुस से हम लोगों ने ये बात बताते रहे। हाँ, शुरू के प्रोग्राम में नहीं था, यकीनन कहा होगा, जो बात सही है उसको प्रोपोगेट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि जनाब मवाजना अगर किया जाए तो मास्क के बल्दियात के हवाले से ये बेइख्तियार था।
ये भी बात दुरुस्त है कि देखें, मैं एक मिसाल दूं इसकी। फर्ज करें कि कराची से कोटा सिस्टम एबॉलिश नहीं हो रहा था, तो क्या यहाँ के नुमाइंदे इस जद्दोजहद को छोड़ देते, या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। एक तवील जाफिशानी के साथ अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा रही और उसमें हजारों लोगों की शहादत हुई, और फौज ने वो रिट्रीट नहीं किया बल्कि अमन लाने तक अपना काम सरअंजाम दिया, मुस्तकिल जहद मुसलसल में रहे। और इस तरह के बेशुमार मिसालें हैं कि जिसमें आप जगह वैक्यूम क्रिएट नहीं करते। सियासी हरीफ की ख्वाहिश जरूर होगी कि हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, सियासी वैक्यूम क्रिएट कर दें। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एक विजडम होता है और उस अप्रोच के लिहाज से, विजन के लिहाज से करते हैं। हाँ, मेरी अपनी जाती तौर पे बिल्कुल मैंने अपनी हायर फॉर्म पे एक बात एक दफा कही थी कि हमें इवैक्यूएट कर देना चाहिए, लेकिन उस पर हमारे यहाँ मुबाहिसा होता है और ये भी कहा गया कि नहीं, वी डोंट वांट टू क्रिएट अ वैक्यूम। लेकिन चीजों को शुमारियात की बुनियाद पर होना चाहिए। शुमारियात, जबकि ये बात मानी जा रही है कि इदारे नहीं थे, यानी कि आर्टिकल 140 ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यानी कि इदारे आपके पास, इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की वजह से और खास तौर पर वाटर कमीशन जब बना था तो सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस थी, जिसकी वजह से वाटर कमीशन बना, और वाटर कमीशन के बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होना शुरू हुई थी। उसी वाटर कमीशन या सुप्रीम कोर्ट की वजह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, वरना मेयर के पास अगर मजिस्ट्रियल पावर होती, एक आदमी को कचरा फेंकने, कचरा जलाने के ऊपर तादीब नहीं की जा सकती। यहाँ पर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, पुलिस मेयर के पास नहीं, मेयर का अमला फर्ज करने गया हुआ एंटी इंक्रोचमेंट का, अगर पुलिस मौजूद ना हो जो कि टीसी के जेर इंतजाम और सिंध गवर्नमेंट के जेर इंतजाम होती, तो मेयर क्या कर लेगा वहां पर, या उसका अमला क्या कर लेगा। और दूसरी बात है कि आपके पास जब एक आदमी को हायर करने या एक आदमी को फायर करने का इख्तियार ना हो, तादीब क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी यही है ना। चलिए विद क्लैरिटी, फिर इस तरह कहते हैं कि फिर बेसिकली